So firstly, I'll start with the update that 102 handles from Twitter, Facebook and YouTube has been slapped with UAPA. हम जानते हैं हमने कुछ किया नहीं है, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया है जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ हो, जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ हो, जो इस मुल्क का एक सिस्टम है उसके खिलाफ हो। देश के खिलाफ हमने कोई काम नहीं किया है। यकीनन हमारा काम सरकार के खिलाफ हो सकता है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ होना या गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना देश के खिलाफ लिखना नहीं होगा, देश के खिलाफ रिपोर्ट बनाना नहीं होगा। बीते दिनों हमने देखा त्रिपुरा में एक बहुत ही खतरनाक वायलेंस हुआ, जिसको लेकर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स भी आई। कुछ लोगों का कहना था कि ये एंटी मुस्लिम वायलेंस था। वहीं पे पुलिस ने ये भी कहा कि इस तरीके का कुछ वहाँ पर नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक पीसफुल माहौल है। लेकिन ये बात पुलिस ने भी कंफर्म की कि वहाँ पर घरों को जलाया गया और वायलेंस भी हुआ। 29 और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की एक टीम भी त्रिपुरा जाती है ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। असल में 4 लॉयर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाती है, वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करती है, लोगों से बात करती है, वहाँ पे जलाए हुए घरों को विजिट करती है, मस्जिदों को जिन मस्जिदों को वहाँ पर जलाया गया उनको विजिट करती है और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो तैयार करती है। रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के बाद त्रिपुरा पुलिस उनमें से कुछ लॉयर्स को यूएपीए की नोटिस भेजती है और ये कहते हुए कि उन्होंने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की वो कॉन्कॉक्टेड है, वो रिपोर्ट थोड़ी सी फेक है और उसमें जो बातें उन्होंने प्रेजेंट की हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंसार इंदौरी। आपको बता दें एडवोकेट अंसार इंदौरी उन्हीं 2 लॉयर्स में से एक हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिनको त्रिपुरा पुलिस ने ये नोटिस भेजा। एडवोकेट अंसार इंदौरी सेक्रेटरी भी हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। सबसे पहले तो अंसार आपको बहुत बहुत शुक्रिया द कॉग्निट के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जबकि वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही थी और एक डर का माहौल भी वहाँ पर था, तो ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको इंस्टिगेट किया और आपने सोचा कि एक टीम हमको बनानी चाहिए और वहाँ पे जाके फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, और किस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पर विटनेस की? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने जो है जब सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो एक बेचैनी थी कि इतना नुकसान हो रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। फिर उसमें सरकार का स्टेटमेंट भी आ गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो गई थी। तो हम लोगों ने तय किया कि जा करके वहाँ पर फैक्ट देखना चाहिए। तो हमारे साथी वकील हैं, हम लोग एक लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी करके एक ग्रुप चलाते हैं एडवोकेट्स का, तो साथी वकीलों से हमने डिस्कशन किया, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे हम 4 वकीलों ने तय किया। इसमें एडवोकेट अमित हैं, एडवोकेट एहतेशाम है, एडवोकेट मुकेश है और मैं खुद, हम चारों वकील वहाँ पर पहुँचे और हमने जाने का इसीलिए तय किया कि ताकि सच्चाई आ सके बाहर। जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रही थी, उनकी कितनी सच्चाई है इसको समझने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। हम लोगों ने वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी पढ़ी। उसमें हमने देखा कि जो बातें आपने वहाँ पे लोगों से की हैं, जो टेस्टिमोनियल्स लोगों के हैं, उनके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, या फिर जो जगहें आपने वहाँ पे विजिट की हैं जैसे मस्जिदें, लोगों के घर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट की, उस डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा क्या था कि पुलिस को या गवर्नमेंट को आपके ऊपर यूएपीए लगाना पड़ा और वो नोटिस आपको? देखिए, ये तो क्या है, सरकार जो है कुछ चीज़ें छुपाना चाह रही थी, कुछ क्या बहुत कुछ छुपाना चाह रही थी। वो नहीं सोच रही थी कि कोई दिल्ली से आ जाएंगे और ये सब चीज़ें जो हैं उसको यहाँ पे दिखा देंगे। तो जो चीज़ें सरकार छुपाना चाह रही थी हमने उन चीज़ों को दिखा दिया है, तो सरकार इससे चिढ़ गई है और चिढ़ करके उसने ये कार्रवाई हमारे ऊपर की है, जो बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके बुनियाद पे उसने इस तरीके की कार्रवाई की है। हमारी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी जो है फेक चीज़ नहीं है। हम जिस जगह कर गए हैं उस जगह की फ़ोटो हमने हमारे खड़े हुए डाली है, हमारे कैमरों से ली हुई फ़ोटो हमने डाली है, हमारे मोबाइलों के अंदर जो है वीडियो उसकी रिकॉर्डेड है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमें मालूम नहीं था ये लोग यहाँ पर आए, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वहाँ पर एक जो गोमती डिवीज़न है वहाँ के एसओ हमारे पास आए, आकर के हमसे बात की। उन्होंने कहा आपको पीएचकी से परमिशन लेना चाहिए था, आपको उसके बाद आना चाहिए था। उन्होंने हमें आगे जाने से रोका।
तो ये सारी चीजें बता रही है एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये जो एलिगेशन लगाना कि ये जो है परमिशन से नहीं आया, ये सब बेसलेस है। और जो ये सरकार कह रही कि रिपोर्ट फेक है, तो वो एक एक चीज तथ्यों की जांच कर ले। हमारे पास सारे सबूत है, जिस दिन सरकार मांगेगी उस दिन, और जिस दिन कोर्ट मांगेगी उस दिन हम वो सबूत सब सामने रख देंगे। जहाँ तक कि फेक न्यूज़ की बात है, या जो चीज़ें आपने प्रेजेंट की, सरकार या पुलिस लगातार ये कह रही है कि वो फेक थी, वो चीज़ें गलत थी। हम अक्सर अभी रिसेंटली हम ये चीज़ें विटनेस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के दो साइड्स होते हैं ऑब्वियसली, एक वो जिसने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है, एक वो जिसने किया है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अब हम जो विटनेस करते हैं वो ये है कि एक तीसरी साइड भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की नज़र आने लगी है, जिसमें पुलिस अपना एक नैरेटिव पेश कर रही होती है या गवर्नमेंट अपना एक नैरेटिव पेश कर रही होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लीगली टर्मिनोलॉजी में तो अगर हम देखें तो स्टेट जो बोल रहा है असल में वो फैक्ट है। उसके अलावा अगर कोई बोल रहा है तो वो क्रिमिनलाइज कर सकते हैं उसको, क्योंकि स्टेट एक इलेक्टेड बॉडी है, तो वो समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट है, ये सही यही है। बाकी कोई भी बोलेगा तो हम उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे। वो क्रिमिनलाइज करने के ही चक्कर में हम लोगों को यूएपीए जैसे 153 जैसे ये सारी चीज़ें उसमें डाली। तो सरकारें ऐसा करती रही है, पहली बार नहीं हो रहा है। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस स्टेट में, वो ऐसा तो ज़रूर करती हैं कि वो जो भी बदमाशी करती हैं, जो भी वो अपना एजेंडा वहाँ इम्प्लीमेंट करती हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाती है, उसके बाद जो असलियत निकल के आती है तो उस असलियत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। जो असलियत बता रहे हैं उनको निशाना बनाते हैं, और कई जगह तो उनके ऊपर शारीरिक हमले तक भी होते हैं। हम सभी जानते हैं यूएपीए एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है और लगातार स्टेट इसको यूज़ कर रहा है माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए, या कह सकते हैं कि मुसलमानों को भी प्रोसिक्यूट करने के लिए बहुत हद तक। तो क्योंकि आप लॉयर हैं, आप इसको बेहतर समझा सकते हैं। तो बस हम जानना चाहते हैं कि यूएपीए मतलब कितना ख़तरनाक लॉ है और किस तरीके से स्टेट इसको लगातार यूज़ कर रही है। देखिए, स्टेट तो हमेशा से, चाहे बीजेपी रहा हो चाहे कांग्रेस रहा हो, स्टेट हमेशा अपना जो भी मुखालिफ लोग रहे हैं या मुखालिफ ताकतें रही हैं उनको सप्रेस करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। कोई नहीं चाहता स्टेट में कि उनके मुखालिफ कोई भी लोग जो है ताकतवर हों या सर उठाएं। तो ये यूएपीए अभी का तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आई तब बन गया। ये तो इंदिरा गांधी के टाइम बना था और उसने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बनाया था। उसी का जो है तरीक़ेकार आज भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें वो यूएपीए को कोशिश करती है लोगों के ऊपर लगाने के लिए। कानूनी नज़र से देखें तो ये जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों का सबसे ज़्यादा वॉयलेशन करता है यूएपीए। मतलब आप ये समझ लीजिए, हम पे जो धारा लगाई है वो 13 है। 13 मतलब एडवोकेसी करना। एडवोकेसी मतलब हमारा काम है एडवोकेट, लेकिन उस एडवोकेसी में ऐसा है आप क्राइम करने के लिए एडवोकेसी कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर 13 लगाई। क्योंकि वहाँ एसोसिएशन का कुछ नहीं था, वो भी उसके अंदर एक क्लोज है। इसकी जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, जो आपने एक बात की है कि मुसलमानों को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। इसी रिपोर्ट भी हमारे नज़रों से गुजरी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर मुतासिर हैं तो वो इस मुल्क के जो है आदिवासी लोग हैं। आज आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ के अंदर, आप उड़ीसा के अंदर, यहाँ चले जाइए, जेलें भरी हुई हैं यूएपीए के जो विक्टिम हैं उन लोगों की, एक्यूज्ड हैं उन लोगों की, और उनको नहीं मालूम है हमारे ऊपर यूएपीए हमें कैसे लड़ना है। तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। और जो इसमें कन्विक्शन रेट है वो -2% है। अभी जो नया डाटा एनसीआरबी का आया है, आप उठा करके देखिए तो अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट के मुकदमे 2014 के बाद ज़्यादा बनने लगे हैं, लेकिन जो कन्विक्शन आया है, जो कांग्रेस के टाइम में मुकदमे बने थे, उसमें लेस देन 2% जो है कन्विक्शन है। तो ये सरकार एक टूल की तरह अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि क्योंकि आप लॉयर हैं और आपने बताया कि किस तरीके से यूएपीए काम करता है और ये सारी चीज़ें, आपको 10 नवंबर को त्रिपुरा पुलिस के सामने प्रेजेंट भी होना था इंटरोगेशन के लिए। तो यहाँ से अब आगे का रास्ता आपके लिए क्या होगा? किस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को डील करेंगे? देखिए, जो है कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो हम तो कानून के जो हैं क्या बोलेंगे, स्टूडेंट हैं, काम करते हैं कानून के साथ जो है बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या कानूनी तरीके से बचाव की स्थिति हो सकती है। किसी का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करके जो है पुलिस और स्टेट उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। जो इसके एक्सपर्ट वकील हैं उनसे हमारी डिस्कशन चल रहा है, और जो भी कानूनी तरीक़ेकार इसमें होगा उसको हम अपनाएंगे। रही बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, तो हम उसमें बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने कुछ किया नहीं है।
ऐसा कोई काम हमने नहीं किया है जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ हो, जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ हो, जो इस मुल्क का एक सिस्टम है उसके खिलाफ हो। देश के खिलाफ हमने कोई काम नहीं किया है। यकीनन हमारा काम सरकार के खिलाफ हो सकता है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ होना या गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना देश के खिलाफ लिखना नहीं होगा, देश के खिलाफ रिपोर्ट बनाना नहीं होगा। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि हम जो काम करके आए हैं वो देश के कानून के दायरे में और संवैधानिक अधिकारों के बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर ये काम करके आए। आपने सुना एडवोकेट अंसार इंदौरी को। एडवोकेट अंसार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातों को क्लियरली हमारे सामने रखने के लिए। शुक्रिया।